गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम जुडिशरी चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें कल हमने पढ़ा था कि वाई इज़ जुडिशरी इम्पोर्टेंट, कि जुडिशरी की इम्पोर्टेंट क्या है या उसके फंक्शंस के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था कि जुडिशरी क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए हमने जिसमें पढ़ा था कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करती है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, एडवाइस देती है, पीआईएल जो होती है उनके रिगार्डिंग वो काम करती है, इसके अलावा बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, सोशो इकोनॉमिक चेंज, रूल ऑफ लॉ। तो लास्ट हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ कि जो जुडिशरी होती है वो कानून का शासन को एस्टेब्लिश करती है। ओके आज हम पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मेन क्या है, देखिए जैसे हमने पढ़ा भी था कानून का शासन, कि कानून की नज़रों में सभी लोग इक्वल हैं। देखिए रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट बी कैरिड ऑन इट अकॉर्डेंस विद द लॉज एज अगेंस्ट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द विम्स ऑफ द रूलर। कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो लॉज के अकॉर्डिंग काम करे, ना कि उनके अगेंस्ट जाकर के। रूलर्स अपनी मर्जी से काम नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल काम करें, लॉ जो बनाया हुआ है। लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड थ्रू रूल ऑफ लॉ, कि लोगों की जो स्वतंत्रता है वो कैसे बचाई जाती है, लिबर्टी कैसे प्रोटेक्ट की जाती है, कानून के द्वारा। इट वॉज प्रोफेसर डिसे ने देखो हु गेव 3 प्रोपोजिशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि उन्होंने 3 वो प्रोपोजिशंस बताई हैं। देखिए पहला क्या है, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रेक ऑफ लॉ, कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून तोड़े हुए पनिश नहीं किया जा सकता, यानी कि पनिश तभी किया जाएगा जब उसने कहीं पर कोई लॉ को ब्रेक किया है। एक चीज़, इट मीन्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि कानून की नज़रों में सभी समान हो। ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा भी है राइट टू इक्वलिटी में। नो पर्सन इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, कि नो पर्सन की प्राइम मिनिस्टर जो है उसको भी उसमें शामिल कर लो, कि इज अबाउ द, कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कानून है, कानून सर्वोपरि है। एंड वायलेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्स पनिशमेंट फॉर ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द अदर, और अगर कोई भी कानून का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसे पनिश किया जाना चाहिए, चाहे उसका स्टेटस कोई भी हो। ओके, रूल ऑफ लॉ गारंटीज राइट ऑफ द पीपल, कि रूल ऑफ लॉ लोगों को गारंटी देता है उनके राइट्स को, क्योंकि कानून है तभी हम अपने जो राइट्स हैं उनका यूज़ कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। ओके, इसके बाद रूल ऑफ लॉ को बाद में डिफाइन किया गया हार्वी और बॉदर, इन दोनों ने दोबारा से इसको रिडिफाइन किया। तो उन्होंने क्या रिडिफाइन किया, देखिए द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी रिस्ट्रेंड ओनली अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि किसी भी व्यक्ति की अगर फ्रीडम पर कोई रिस्ट्रेंट्स, को रुकावटें लगाई जाती हैं तो केवल वो कानून के द्वारा हो, कानून के द्वारा जो भी सही हो, कि उसने कोई गलत किया है इसलिए उसके अधिकारों पर रोक लगाई गई। एक चीज़, जस्टिस मस्ट बी रिगार्डेड एज एन एंड इन इटसेल्फ, जस्टिस जो मस्ट बी रिगार्डिंग एज, कि एंड माना जाए, कि जस्टिस यानी कि सभी लोगों को मिलना चाहिए, एक सिंपल सा। रूल ऑफ लॉ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम एज इट एंश्योर इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड वीमेन बिफोर द लॉ, कि रूल ऑफ लॉ जो है किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसमें कि मैन वीमेन सभी कानून के सामने इक्वल हैं। एब्सेंस ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर एक्ट ऑफ ऑफिशियल एंड पनिशमेंट ओनली टू दोज, कि जो ऑफिसल्स वगैरह हैं ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग से कानून, अलग से कोर्ट्स बनाए जाए, सभी के लिए एक ही कोर्ट होंगे, सभी में उनको जो भी इस तरह का क्राइम किया है किसी ने भी, उन सभी को एक ही कोर्ट में वो किया जाएगा, ये नहीं अलग अलग कोर्ट बनाए जाएँ। द एक्यूज इज ऑल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और किसी को अगर आपने जैसे किसी पर कोई आरोप लगाए तो उसको भी ये अधिकार है, उसको भी ये अपना एक पक्ष रखने का अधिकार है, कि उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने आप को बेकसूर सिद्ध कर सके। ठीक है, अब बताएं नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। तो कानून का शासन क्या था, कि सभी कानून के लिए इक्वल है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, कि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या ज़रूरत है। देखिए वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए द सक्सेस ऑफ ए वर्किंग डेमोक्रेसी इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि किसी भी डेमोक्रेसी की जो वो आप कह सकते हो कि
सक्सेस जो डिपेंड करती है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर डिपेंड करती है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन विच पावर इज डिवाइडेड ऑन जोग्राफिकल एंड फंक्शनल बेसिस. कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली बताया गया कि पावर को जोग्राफिकल और फंक्शन बेसिस पर डिवाइड किया गया है. इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बेसिस पे देखिए, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. ये फेडरल यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में. फंक्शंस के बेसिस पे अगर हम बात करें, 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. इनमें पावर को डिवाइड किया गया है. द जुडिशरी इन इंडिया हैज़ बीन केप्ट सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड. कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जुडिशरी को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों से अलग रखा गया है ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे, इनके प्रेशर में काम ना करे. द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की नीड क्या है, देखिए, वाज नेसेसिटेड ऑन द फॉलोइंग. पहला है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, उसकी व्याख्या करना, उसमें जो लिखा गया है उसको बताना. द सुप्रीम डॉक्यूमेंट इन इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि देश में सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है. एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट डिराइव देयर पावर फ्रॉम इट, और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को रोकता है अगर कोई भी ऐसा करता है. इट इज़ imperative that differences are bound to emerge between the various organs of the government. कि देखो, नेचुरल है कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं इनके बीच में कई बार डिफरेंसेस एमर्ज होते हैं. टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, एंड टू रिमूव डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मशीनरी इज एसेंशियल. तो एक इम्पार्शियल, एक निष्पक्ष ऑर्गन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जुडिशरी है, जो इनके डिफरेंसेस को ख़त्म करती है. दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय नन अदर देन द जुडिशरी, और ये किसके द्वारा किया जाता है, इसकी सिर्फ जुडिशरी ही इस काम को करती है, कोई और नहीं. सेकेंड आता है टू स्ट्रेंथन फेडरल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि जैसे सेंटर और स्टेट में पावर को डिवाइड किया गया है तो उनको भी प्रोटेक्ट किया है. कि कई बार क्या होता है कि सेंटर पावरफुल होता है तो वो अपनी मनमर्जी से काम करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस ए फेडरल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वेयर पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. आज़ादी के बाद हमने एक फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड की गई. नेचुरली डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखो, नेचुरली है कि जब पावर डिवाइड की गई है तो इनके बीच में डिस्प्यूट्स होना नेचुरल था. और नेचुरल क्या कि इनके बीच में अब डिस्प्यूट्स होते भी रहते हैं पावर्स के लिए, कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, इन चीज़ों के बीच में. सच केसेस आर सॉल्व बाय द जुडिशरी बाय इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बनाकर जुडिशरी इस तरह के केसेस को सॉल्व करती है. जुडिशरी देयरफॉर सेफगार्ड द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी. तो हमारे यहाँ पे जो फेडरल नेचर है, फेडरल जो गवर्नमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. थर्ड आता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, की फंडामेंटल राइट्स को हमारे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करे तो जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है. पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट फॉर फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स, के फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं. इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर ए डिफेंस of these rights so that if a citizen feels that his right has been taken away, कि ये ज़रूरी है, हमें इस तरह का अधिकार दिया जाना चाहिए कि जिससे हम अपने जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, कि किसी का भी, अब जैसे किसी भी सिटीजन का राइट को लिया गया है, उससे वापस ले लिया गया है, ही कैन गो टू ए सूटेबल अथॉरिटी टू गेट बैक द राइट. तो किसी भी अपनी जो एक सूटेबल अथॉरिटी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 2 होती हैं, तो दोनों में वो कहीं भी जा सकता है. ठीक है, दोनों से वो कहीं भी जा सकता है और अपने आप को, अपने अधिकारों को वापस ले सकता है. ओके. दिस टास्क इज परफॉर्म्ड बाय द जुडिशरी विच एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. अब ये अधिकार किसको दिया गया है जो हमारे अधिकारों को वापस दिलाएगा? ये जो पावर है ये जुडिशरी के पास है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें एनक्रोच होने से रोकती है. गवर्नमेंट के मतलब उनका, गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, उससे हमें बचाती है. ओके. अब प्रोविजंस एंश्योरिंग डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
कि कौन कौन से प्रोविजंस है जिनके बेस पे हम कहें कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, वो किसी के एक अंडर काम नहीं कर रहा है। तो देखिए वो प्रोविजंस क्या क्या है जिनके बेस पे हम कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजंस, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे कई प्रोविजंस बनाए हैं जिनके बेसिस पर कि ये कहा जाता है कि जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और वो देखिए क्या क्या है, वो देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि इनको कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और किसकी एडवाइस पे, जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस होता है, उसकी एडवाइस पर उन्हें अपॉइंट करता है। एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट ऑफ इन ए स्टेट, और जिस स्टेट में उस जज को अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट के जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जज है उससे भी बात की जाती है, उससे भी सजेशंस लिए जाते हैं। द अपॉइंटमेंट इज़ डन बाय प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन मिनिमम हाई, और उसके लिए एक मिनिमम, अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है जिसने उसको फुलफिल किया हुआ है, ठीक है, उसी के बेसिस पर उसको अपॉइंट किया जाएगा। मीन्स एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो उसको इंडिपेंडेंस बनाती है। एक चीज़ यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है जजेस को अपॉइंट करने में। ये तो ही अपॉइंटमेंट की बारी। अब आती है उनको हटाने की बारी। ए जज कैन नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, कि उसे सर्विस से नहीं हटाया जा सकता। वंस अपॉइंटेड दे रिटायर एट द एज ऑफ 65, कि एक बार वो अपना अपॉइंट हो गए उसके बाद 65 ईयर्स की एज होने पर रिटायर होंगे, या उनकी डेथ और एट द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, या 6 ईयर्स का उन्होंने जो अपना एक टेन्योर होता है सुप्रीम चीफ जस्टिस का वो उसने पूरा कर लिया तो उसके बाद वो रिटायर हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी पहले होगा, या तो 6 साल कंप्लीट कर लेता है तब, या 65 की एज हो गई तब। ये चीफ जस्टिस के लिए है, ध्यान रखिएगा। द जजेस कैन ओनली बी इम्पीच्ड बाय लाइक द प्रेसिडेंट, और अगर जजेस को हटाने का जो तरीका है, एक तरीका वो है जिस तरह से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो कि बहुत हार्ड है, जो आसानी से वो नहीं होता है, पास नहीं होता है। तो मतलब कहने का कि जजेस को आसानी से नहीं हटाया जा सकता, और वो इम्पीचमेंट चलता रहता है कि उसने मिसबिहेव किया है, या ठीक है, या मिसकंडक्ट कोई किया है तब। थर्ड आता है द सैलरीज, कि ना हटाया जा सकता है ना उनको अपॉइंट करते हैं वो अपनी मर्जी। अब उनकी सैलरी, कि भाई आप सैलरी दे रहे हैं तो आपके अंडर काम करेंगे, नहीं। देखिए द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि इनकी सैलरीज और अलाउंसेज जो भी इनको बेनिफिट दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो अलग से इनका एक फ़ंड बनाया गया है, उसमें से वो पैसा दिया जाता है। एंड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द पार्लियामेंट, और इनके टेन्योर के बीच में पार्लियामेंट इसको कम नहीं कर सकती। पार्लियामेंट का अधिकार नहीं कि इनकी सैलरी को कम कर दे, बढ़ा सकती है, कम करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो किसी भी तरह से नहीं, ना आप लगा सकते हैं, ना हटा सकते हैं, ना आप उन्हें सैलरी दे रहे हैं, तो किस लिए आप आपके दबाव में काम करें। इसके बाद देखिएगा द एक्शन एंड डिसीजंस ऑफ द जजेस इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी आर इम्यून फ्रॉम क्रिटिसिज्म, कि जनरली इनके एक्शंस डिसीजंस होते हैं, कई बार उनको आप कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म को इम्यून करते हैं, कि बुराई की जाती है तो उसका थोड़ा सा इम्यूनिटी उनको एक आप कह सकते हो कि हेल्प करते हैं उनको रोकने में। इवन द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जज, कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो वो उस पर डिस्कस करे, नहीं। व्हेन ए रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल इज बीइंग कंसीडर्ड, तब तक नहीं जब तक कि उसकी रिमूवल की वो ना हो, पास ना हो, हटाने का। इसके अलावा ए रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्लीड इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया, कि एक बार जज रिटायर हो गया तो वो किसी भी कहीं पर भी काम नहीं करेगा, किसी भी ट्रिब्यूनल कोर्ट में नहीं काम करेगा, लोअर कोर्ट में। बाय कीपिंग द जुडिशरी इम्पार्शियल, जुडिशरी को निष्पक्ष रखने के लिए, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैव बीन प्रिजर्व्ड, कि उनको इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस रखने के लिए इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस हैव बीन प्रिजर्व, कि फंडामेंटल राइट्स प्रिजर्व किए गए हैं, कि बचाया गया। तो ये चीज़ें जो कि एक जो हमारी जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट बनती है। मेन इसमें 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कि ना तो उन्हें उनकी सरकार अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट करती है, ना सरकार अपनी मर्ज़ी से उन्हें हटा सकती है, और ना ही वो उन्हें सैलरी देती है, और सैलरी का अलग फंड है, जो कि हमारी जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।